दोस्तों, हमें अक्सर लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां बॉर्डर पर लड़ी जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली जंग उन कमरों में शुरू होती है जहां कैमरे चमकते हैं, सूट पहने लोग मुस्कुराते हैं और फैसले चुपचाप दुनिया की दिशा बदल देते हैं। दावोस 2026 भी कुछ ऐसा ही था। ऊपर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, ग्लोबल इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, लेकिन अंदर ही अंदर एक रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा था। वो रिश्ता जिसे 25 साल से ट्रांस अटलांटिक ताकत कहा जाता रहा, अमेरिका और यूरोप। कहानी शुरू होती है एक फैसले से। यूरोपियन यूनियन ने अचानक अमेरिका के साथ चल रही एक बेहद अहम ट्रेड डील को फ्रीज कर दिया। कोई चेतावनी नहीं, कोई डिप्लोमेटिक शिष्टाचार नहीं, सीधा ब्रेक। वॉशिंगटन सन्न रह गया, क्योंकि आरोप सीधा था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते की भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। असल में ट्रंप पहले ही अल्टीमेटम दे चुके थे, 1 फरवरी से यूरोप पर 10% टैरिफ, और अगर जून तक ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बात नहीं बनी तो यही टैरिफ 25% तक चला जाएगा। मतलब अब ट्रेड नहीं, दबाव की राजनीति, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को एक ही तराजू में तौला जा रहा था। अब जरा माहौल समझिए। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियां, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच, लेकिन ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी, अमेरिका यूरोप रिश्तों में भी जम चुकी थी। इस बार यूरोप डिफेंसिव नहीं था। यूरोपीय नेता खुलकर बोले, अमेरिका फर्स्ट अब बाकी दुनिया के लिए प्रॉब्लम फर्स्ट बन चुकी है। टैरिफ की धमकियां, ग्रीनलैंड पर आक्रामक बयान और हर बातचीत में शर्तें। फिर मंच पर आए ट्रंप, अपने उसी अंदाज में, बिना लाग लपेट। न फ्रांस बचे, न जर्मनी, न ब्रिटेन। उन्हें लगा जैसे हर बार होता है, इस बार भी दिशा वही तय करेंगे। लेकिन इस बार कहानी पलट गई। यूरोप ने पहली बार ट्रंप की ईगो का जवाब अपनी ईगो से दिया, और असली झटका तब लगा जब ट्रंप मंच से उतरे। कैमरों के सामने आए यूरोपीय संसद की ट्रेड कमेटी के चेयरमैन, और एक लाइन में सब साफ कर दिया, अमेरिका और यूरोप के बीच चल रही ट्रेड डील अब सस्पेंड की जाती है। कारण भी साफ था, टैरिफ को हथियार बनाकर ग्रीनलैंड पर दबाव बनाया जा रहा है। मतलब यूरोप ने खुलकर कह दिया, अब हर फैसला वॉशिंगटन की शर्तों पर नहीं होगा। और यहीं से सवाल खड़ा होता है, आखिर यह डील थी क्या, जिसे 25 साल के रिश्तों का सबसे बड़ा सपना कहा जाता था? और सबसे बड़ा सवाल, इस टकराव में दुनिया का अगला फायदा किसे मिलने वाला है? यहीं से कहानी और गहरी होती है, और यहीं से भारत की एंट्री शुरू होती है। आपने देखा कि दावोस में अमेरिका और यूरोप के बीच दरार कैसे खुलकर सामने आ गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जो डील फ्रीज हुई थी वो कोई मामूली समझौता नहीं थी। असल में यह ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक ऐसा प्लान जिसे वो गेम चेंजर मानते थे। इसकी नींव किसी ऑफिशियल मीटिंग रूम में नहीं, बल्कि स्कॉटलैंड में उनके टर्नबेरी गोल्फ रिसोर्ट पर रखी गई थी। सोच सीधी थी, अमेरिका और यूरोप के बीच कारों पर चल रहा झगड़ा खत्म, चीन के खिलाफ एकजुट मोर्चा और टेक्नोलॉजी में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना, यानी 25 साल पुराने ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को नई जान देने का प्लान। लेकिन इसी प्लान में एक शब्द आकर अटक गया, ग्रीनलैंड। यूरोप के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका इलाका नहीं है, वो एक रेड लाइन है, एक ऐसी सीमा जिसे पार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यूरोप को डर था, अगर आज ग्रीनलैंड पर समझौता हुआ तो कल कोई और ताकत किसी और हिस्से पर दावा ठोक देगी। यहीं से ट्रंप भड़क गए। उन्हें यह रोक पसंद नहीं आई। उन्होंने साफ कहा, अब बातें नहीं होंगी, अब कीमत चुकानी पड़ेगी। 1 फरवरी से डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन पर भारी टैरिफ, और अगर ग्रीनलैंड पर बात नहीं बनी तो यह टैक्स 25% तक जाएगा। यानी डील नहीं, सीधा दबाव। लेकिन असली धमाका हुआ दावोस के मंच पर। ट्रंप खड़े हुए और अचानक बोले, अगर अमेरिका नहीं होता तो आज आप सब जर्मन बोल रहे होते। कुछ सेकंड के लिए पूरा हॉल जैसे जम गया, ना ताली, ना फुसफुसाहट, सिर्फ सन्नाटा। इतिहास को इस अंदाज में घसीटना यूरोप के लिए झटका था। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने नाटो को महंगा और बेकार सिस्टम बताया। कहा, हम हर वक्त यूरोप के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो भरोसा कमजोर पड़ जाता है। ग्रीन एनर्जी, माइग्रेशन पॉलिसी, यूरोप की पहचान, हर चीज पर वॉर। और फिर ग्रीनलैंड, कभी उसे बर्फ का टुकड़ा कहा, कभी लोकेशन पर सवाल, कभी ग्रीनलैंड और आइसलैंड को एक ही समझ लिया। लेकिन नीचे की बात साफ थी, अमेरिका के बिना इसे कोई नहीं संभाल सकता। ये बयान नहीं थे, ये चेतावनी थी। और यहीं से अमेरिका यूरोप रिश्तों में वो दरार पड़ी जो अब छुपाई नहीं जा सकती थी। दावोस में अमेरिका बोला, यूरोप चुप रहा, लेकिन ये चुप्पी कमजोरी नहीं थी, ये तैयारी थी।
क्योंकि अगले ही दिन यूरोप ने पलटवार कर दिया और उसी पल कहानी ने एक नया मोड़ लिया, सीधा भारत की तरफ। दावोस में जो हुआ वो सीधा था। अमेरिका बोला, यूरोप चुप रहा, लेकिन ये चुप्पी हार नहीं थी, ये एक रणनीति थी। अगले ही दिन यूरोप ने साफ कर दिया, ग्रीनलैंड कोई सौदे की चीज नहीं है, और यहीं से दुनिया की राजनीति में एक खाली जगह बन गई। जब दो बड़ी ताकतें आपस में उलझती हैं, तो उन्हें एक ऐसे देश की जरूरत होती है जो भरोसेमंद हो, न्यूट्रल हो और ताकतवर भी। और आज वो देश है भारत। अमेरिका को भी चाहिए, यूरोप को भी। हथियार हो, फैक्ट्रियां हो या चीन को कंट्रोल करने की रणनीति, हर रोड अब भारत से होकर गुजर रही है। दावोस में ट्रंप ने भी ये मान लिया। स्टेज से उतरते ही बोले, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैसेज छोटा था लेकिन मतलब बहुत बड़ा। अब असली खेल शुरू होता है। जिस नाटो को ट्रंप बेकार बताते रहे, उसी नाटो का देश स्पेन अपनी सीक्रेट डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर रहा है। 70 साल की दोस्ती अब सीधे बिजनेस और स्ट्रेटेजी में बदल रही है। टाटा एयरबस डील सिर्फ जहाज खरीदने की डील नहीं है, ये पावर शिफ्ट की कहानी है। अब जहाज सिर्फ खरीदे नहीं जाएंगे, भारत में बनेंगे और दुनिया को बेचे जाएंगे। सीधी भाषा में दुनिया लड़ रही है और भारत फायदा उठा रहा है। विदेश मंत्री ने हाल ही में एक लाइन कही, 2026 सिर्फ एक साल नहीं, भारत और स्पेन के रिश्तों का माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि 2026 को कल्चर, टूरिज्म और एआई का ड्यूल ईयर घोषित किया गया है। मतलब रिश्ते सिर्फ कागजों तक नहीं, लोगों, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर तक जाएंगे। एआई पर दोनों की सोच एक जैसी है, जैसी एआई इंसानों के लिए हो, इंसानों पर भारी पड़ने के लिए नहीं। इसी सोच के साथ भारत अगले महीने एआई इंपैक्ट समिट होस्ट कर रहा है। अब जरा पैसा पैसा की बात। भारत स्पेन ट्रेड $8 बिलियन पार कर चुका है। ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज, हर जगह स्पेन की मौजूदगी। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। अक्टूबर 2024 में जिस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था, वहीं से सितंबर 2026 से पहले पहला मेड इन इंडिया C295 बाहर निकलेगा। ये वही विमान है जो हमारी एयरफोर्स की रीढ़ बनने वाला है। पुराने विमानों की छुट्टी और नए युग की एंट्री। डील के तहत 16 विमान सीधे स्पेन से आएंगे, लेकिन 40 विमान पूरी तरह भारत में बनेंगे। वडोदरा में जहां 18,000 से ज्यादा पार्ट्स जोड़कर पूरा मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार होगा, और इतिहास में पहली बार भारत की कोई प्राइवेट कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगी। सोचिए, स्पेन नाटो का मेंबर, भारत नॉन अलाइंड, फिर भी हाईटेक टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जा रही है। यही है भारत की असली ताकत। ना किसी गुट में फंसना, ना किसी से डरना, बस अपनी शर्तों पर डील करना। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को ऐसी स्ट्रैटेजिक डील्स और तेज करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी जानकारी के साथ सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि दुनिया बदल रही है और भारत उस बदलाव के बीच खामोशी से आगे बढ़ रहा है।